हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था नित्या की बात सुनकर अंजलि चुपचाप उसके साथ जाने लगी, जो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कह रही थी। उसके मन में कई सवाल आ रहे थे, इसी कारण वो फ़ोन के बारे में भूल गई थी। नित्या ने उसका फ़ोन जब बंद किया था तब अंजलि राहुल के मैसेज डिलीट करने के लिए उसके इनबॉक्स में थी। तभी नित्या ने पूरी तरह से बाहर निकलने की जगह बीच के बटन से बाहर आ गई थी। इसलिए अब अगर कोई गलती से भी उस ऐप पर क्लिक करता तो वो सीधे अंजलि और राहुल के चैट पढ़ सकता था। कभी कभी हम अपनी गलती खुद बताए तो वो गलती ही लगती है, लेकिन अगर सामने वाला किसी और तरह से उस गलती के बारे में जान ले या उस बात का पता कर ले तो उसे हमारा गुनाह लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। अंजलि यहाँ आते समय जितनी खुश थी, जाते समय उसके मन में उतने ही सवाल उठने लगे थे। हर बार नित्या को देखकर सवाल पूछने के लिए मुंह खोलती, फिर कुछ सोचकर फिर से मुंह बंद कर लेती। जो रास्ते आते समय उसे खूबसूरत लग रहे थे वही उसे लंबे लगने लगे थे। वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहती थी। नित्या ने ऑटो के पैसे दिए और अंजलि का हाथ पकड़ लगभग खींचते हुए उसे अंदर ले गई। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे अंजलि कोई छोटी बच्ची हो जिसे जबरदस्ती हॉस्पिटल लाया गया हो। तेरे डॉक्टर का नाम? नित्या ने वेटिंग एरिया में लगे उस बोर्ड को देखते हुए पूछा, जिस पर डॉक्टर के नाम की सूची लगी हुई थी। तेरे डॉक्टर का नाम क्या है? कहाँ है ध्यान तेरा? मौलिक जैन। अंजलि के बताए नाम को दोहराती नित्या उस बोर्ड को देखने लगी। मिल गया, चल। नित्या ने अंजलि का हाथ पकड़े डॉक्टर के कैबिन के बाहर खड़ी थी। हम ऐसे सीधे अंदर नहीं जा सकते, हमें उन्हें पहले बताना चाहिए ना। अंजलि अब भी दरवाजे को देख रही थी। वो नित्या के साथ उस दरवाजे को पार नहीं करना चाहती थी। उसके मन में अजीब सी आशंकाएं जन्म लेने लगी थी। जाने कौन सा सच था उस दरवाजे के पार, जिस तक पहुंचने की कीमत शायद उसका और समीर का रिश्ता भी हो सकता था। हो गया तेरा, तुझे जितना बोलना है यहाँ बोल ले, क्योंकि अंदर डॉक्टर के सामने बस मैं बात करने वाली हूँ। तू बस पास में खड़ी रहना। नित्या ने झटके से दरवाजा खोल दिया। डॉक्टर जैन और उनके सामने बैठे पुरुष और महिला, जो कि पति पत्नी थे, वो तीनों उन्हें देखने लगे। आप कौन और ऐसे कैसे बिना इजाजत के अंदर आ गई? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है इसके बारे में। नित्या ने अंजलि का हाथ खींचकर आगे करते हुए कहा, आप दोनों को सब बता दिया। अगर बीच में कोई परेशानी आती है तो आप मेरे पास आए, नहीं तो ये कोर्स जो दिया है वो समय से लें। इसके ख़त्म होने के बाद देखते हैं कितना फ़र्क पड़ा, उसके हिसाब से आगे दवाई बदलनी है या नहीं वो तय करेंगे। डॉक्टर जैन ने दवाई लेकर उन्हें उनकी फाइल दे दी। वो दोनों उठकर जाने लगे। उन्होंने नित्या और अंजलि को थोड़े गुस्से से देखा। जाहिर सी बात है उन्हें इन दोनों का ऐसे बीच में आना अच्छा नहीं लगा था। डॉक्टर जैन ने जैसे ही हाथ से कुर्सी की ओर इशारा किया, नित्या तुरंत कुर्सी पर बैठ गई। उसके पास अंजलि भी बैठ गई। डॉक्टर खामोशी से नित्या के बोलने का इंतजार कर रहे थे। हमें अंजलि के पति समीर के आईवीएफ का पूरा सच जानना है। वो आईवीएफ सिर्फ इसलिए करवाना चाहता है क्योंकि उसे बच्चा जल्दी चाहिए, या सच कुछ और है? आप कौन हैं? मैं ऐसे ही हर किसी को सब नहीं बता सकता। मैं अंजलि की दोस्त हूँ और आप मुझे ना सही अंजलि को सच बता सकते हैं। क्या आपके पति को इस बारे में पता है? डॉक्टर ने अंजलि से कहा तो उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। आईवीएफ का फैसला इनके पति का था, इसलिए बिना उनकी इजाज़त के मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। लेकिन वो बच्चा मेरी दोस्त की कोख में रहेगा, मिस्टर समीर की नहीं। इसलिए उसकी कोख में किसका अंश है ये जानना हक तो है उसका। और अगर स्पर्म डोनर कोई और है तो हमें नाम नहीं जानना है। हमें सब इतना बता दीजिए कि वो समीर है या नहीं। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, फिर आप पुलिस को बताइएगा। नित्या, अंजलि ने अपने दूसरे हाथ से नित्या का हाथ पकड़ लिया। तुझे मैंने चुप रहने को कहा था ना। नित्या की बात सुनकर अंजलि ने उसका हाथ छोड़ दिया। देखिए, आप मुझे इस तरह पुलिस की धमकी देकर डरा नहीं सकती। मिस्टर समीर मेरे पेशेंट हैं और उनके बारे में उनकी इजाज़त के बगैर मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला, पुलिस को भी नहीं। और अगर मैं चाहूँ तो अपने पेशेंट की ज़बरदस्ती जानकारी निकलवाने के लिए आपको जेल भेज सकता हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा आप यहाँ से चले जाएं।
मैं आपको राह चलते को जानकारी देने के लिए नहीं कह रही हूँ। ये उसी मिस्टर समीर की पत्नी है जो आपके पेशेंट हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, वो बच्चा जिसके आईवीएफ की बात आप नहीं बताना चाहते, वो मेरी दोस्त की कोख में आएगा, आपके या मिस्टर समीर के पेट में नहीं। इसलिए मेरी दोस्त अगर चाहे तो उस बच्चे के पिता के बारे में जानने का उसका पूरा हक बनता है। आखिर उसे इतना तो पता होना चाहिए, जिसे वो अपने पति का अंश समझ रही है, वो असल में उसका है भी या नहीं। रही बात पुलिस और जेल की, तो मिस्टर डॉक्टर, अगर किसी महिला के गर्भ में उसके पति का नाम देकर धोखे से किसी और का अंश स्थापित कर दिया जाए तो वो एक तरफ से उसके साथ धोखाधड़ी का मामला होता है और उस हाल में वो आपके खिलाफ केस कर सकती है। बस बहुत हुआ। नित्या, चलो यहाँ से। मुझे कोई सच नहीं जानना, कुछ नहीं समझना। अंजलि ने नित्या से अपना हाथ छुड़ाया, कुर्सी से उठ गई। वो जाने लगी। नित्या का मन नहीं था जाने का। उसने भरपूर गुस्से वाली नजरों से डॉक्टर को देखा, फिर अंजलि के पीछे जाने लगी। वो अंश समीर का नहीं होता। आगे बढ़ते अंजलि और नित्या के कदम वहीं रुक गए। चेहरे पर हैरानी के भाव लिए उन दोनों ने मुड़कर डॉक्टर को देखा। मैंने समीर से कहा था, इस सब की जरूरत नहीं है। 1 साल सही से इलाज करने पर वो ठीक हो जाता और फिर आप दोनों बच्चा प्लान कर सकते थे। लेकिन उसे पता नहीं क्यों इतनी जल्दी थी। वो बार बार यही कह रहा था कि उसे अभी बच्चा चाहिए, ये तुम दोनों के रिश्ते के लिए जरूरी है। साथ ही उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी तुमसे इस सच को छुपाने के लिए, क्योंकि तुम दोनों इस बच्चे के लिए खुश थे और समीर को आईवीएफ से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली थी। इसमें मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं था, ना मैंने कभी समीर से इस सब के बदले में कुछ लिया था। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सच बताने के लिए। अंजलि ने दरवाजा खोला और तेजी से बाहर चली गई। डॉक्टर ने दरवाजे को देखा, फिर कुर्सी पर सिर टिका आंखें बंद कर ली। आज उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। बच्चे का निर्णय पति पत्नी दोनों का साझा निर्णय होता है, लेकिन समीर ने अकेले ही सब तय कर लिया था। यहाँ तक उसने अंजलि को अंधेरे में रखा था। डॉक्टर ने इसमें उसका साथ दिया था, इसलिए आज उसे भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। नित्या लगभग उसके पीछे दौड़ती हुई जा रही थी। अंजलि की चाल बहुत तेज हो गई थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए चली जा रही थी। अंजलि गार्डन के कोने में जाकर बेंच पर बैठ गई। उसने अपना सर झुका दिया और अपने आंसुओं को अंदर ही रोकने का प्रयास करने लगी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। तू ठीक है ना? नित्या ने अंजलि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे घर जाना है। पहले तू मुझे बता, तू ठीक है ना? नित्या ने अंजलि की लाल पड़ चुकी आंखों को देखकर कहा। अंजलि ने अपने आंसू तो रोक दिए, मगर उन रुके आंसुओं ने उसकी आंखों को लाल कर दिया था। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ नित्या। मैं रोना चाहती हूँ, चीखना चिल्लाना चाहती हूँ, अपने अंदर के दर्द को बाहर निकाल फेंक देना चाहती हूँ। लेकिन मैं अब ये सब नहीं करूँगी। मैं अब समीर से सवाल करूँगी, उनसे पूछूंगी आखिर क्यों उन्होंने हर बार झूठ का सहारा लिया। बस एक बार उन्होंने मुझसे कहा होता, मैं 1 साल खुशी खुशी इंतजार कर लेती। अगर वो चाहते तो उनके लिए आईवीएफ भी करवा लेती। लेकिन उन्होंने हर बार सच कहने की जगह झूठ कहा, हर बार नया छल रचा। क्या उन्हें मुझ पर और हमारे रिश्ते पर जरा सा भी विश्वास नहीं था? झूठ कहने में हिम्मत नहीं चाहिए होती है, हिम्मत तो सच कहने में लगती है। लेकिन तू इस बार उनसे साफ साफ बात कर। तेरे और समीर जी के रिश्ते में झूठ के जितने भी पर्दे लगे हैं, उन्हें हटाकर सच की रोशनी में इस रिश्ते को देख, फिर फैसला कर तुझे इस रिश्ते में रहना है या नहीं। अंजलि चुपचाप उठकर सड़क की तरफ चलने लगी। नित्या उसके पीछे ही थी। पूरे रास्ते नित्या ने अंजलि का हाथ पकड़ा हुआ था। भले ही नित्या ने उस दौरान एक शब्द भी नहीं कहा, मगर उसका मौन स्पर्श अंजलि को हर मुसीबत में नित्या को उसके साथ होने का एहसास दिला रहा था। अंजलि जैसे ही ऑटो से घर के बाहर उतरी, नित्या ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। अपना ख्याल रखना, मैं हूँ तेरे साथ। और अपने उस पति परमेश्वर से आज अच्छे से बात करना, बिना डरे साफ साफ सच तेरा भी और उसका भी। अंजलि ने मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसकी मुस्कान में भी गहरा दर्द और उदासी झलक रही थी। नित्या ने अंजलि के घर को देखा, फिर वो जल्दी से जाकर ऑटो में बैठ गई। जब तक ऑटो आंखों से ओझल नहीं हो गई,
अंजलि वहीं खड़ी उसे देखती रही। नित्या भी साइड मिरर से अंजलि को देख रही थी। अंजलि जानती थी समीर के दुकान से आने का समय हो गया था। वो इसमें अपने कमरे में ही होगा। आज पहली बार वो इतनी देर तक घर से बाहर रही थी, इसलिए उसे सुधा जी से तानों और तमाशे की उम्मीद थी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। आ गई तुम? समीर ने उसके आते ही उसे गले से लगा लिया। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम दोनों बहुत बातें करेंगे। मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन एक चाय के बाद। माँ बाहर गई है ना, इसलिए मैंने आने के बाद चाय भी नहीं पी। तो प्लीज तुम मेरे और अपने लिए चाय ले आओ, फिर आराम से बात करते हैं। अभी लाती हूँ। अंजलि अपना फोन टेबल पर रख रसोई में चली गई। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। समीर ने जिज्ञासावश अंजलि का फोन उठा लिया। किसी फैमिली ग्रुप में मैसेज आया था। समीर फोन बंद कर रखने ही वाला था, तभी उसके हाथ से अंजलि के मैसेजिंग ऐप पर टच हो गया। वो सीधा राहुल और अंजलि के मैसेज वाले इनबॉक्स में चला गया। ये अंजलि भी ना सीधा बाहर निकल जाती है इनबॉक्स से। समीर जैसे ही बाहर आने लगा, उसकी नज़र नीचे अंजलि के सेंड करे मैसेज पर गई। मधुश्री लेक, जो नित्या ने किया था, मगर समीर की सोच से वो मैसेज अंजलि ने किया है। अंजलि तो आज नित्या के साथ गई थी, फिर उसने इसे आज मिलने के लिए समय और जगह मैसेज क्यों किया है? उसने राहुल का अकाउंट और उस पर लगी उसकी तस्वीर देखी। फिर समीर एक के बाद एक अंजलि और राहुल के सारे मैसेज देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक जगह अटक गई। वो थी वो चैट के स्क्रीनशॉट और अंजलि की तस्वीरें जो राहुल ने उसे भेजे थे। समीर की उंगलियां फोन पर कसने लगी। उसमें अंजलि की जिस तरह की तस्वीरें थी, उन्हें देखकर समीर खुद पर से काबू खोने लगा। उसने फिर मैसेज का स्क्रीनशॉट देखा, जिसमें अंजलि ने राहुल से अपने प्यार का इजहार किया था। कुछ और स्क्रीनशॉट भी, जिसमें देर रात अंजलि ने राहुल के साथ शारीरिक संबंधों के बारे में बात करते हुए अपने शरीर की बनावट के बारे में बात की थी। अंजलि ने भले ही कम मैसेज किए थे, बहुत कम शब्दों में उसने सिर्फ राहुल के सवालों का जवाब दिया था, मगर उसके हर मैसेज पर राहुल ने प्यार के नाम पर जिस तरह से अश्लील शब्दों से अंजलि से बात की थी, उसने समीर के गुस्से की हद को तोड़ दिया था। समीर ने फोन गुस्से में सामने दीवार पर लगी बड़ी सी अंजलि और उसकी तस्वीर पर दे मारा। एक तेज आवाज के साथ तस्वीर नीचे गिर गई। उस पर लगा शीशा टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। अंजलि का फोन भी टुकड़ों में उस शीशों के टुकड़ों के बीच पड़ा हुआ था। रसोई में कप में चाय डालती अंजलि के हाथ उस आवाज को सुनकर रुक गए। वो जल्दी से भागते हुए कमरे में आई। अंजलि की नजर आते ही फर्श पर पड़ी, उसकी और समीर की तस्वीर पर गई। उसने समीर को देखा, जिसके चेहरे पर दुनिया को जलाकर खाक कर देने वाला गुस्सा नजर आ रहा था। समीर का मासूम सा चेहरा, उसकी गहरी काली आंखें, ये सब इस समय उसे भयानक लग रहा था। तभी अंजलि का ध्यान शीशे के टुकड़ों में पड़े अपने फोन पर गया। उस एक क्षण में अंजलि को वो क्षण याद आया जब नित्या ने राहुल के मैसेज देखने से रोकने के लिए बीच के बटन से ऐप से बाहर आ गई थी। तो क्या समीर ने मेरे और राहुल के मैसेज देख लिए? समीर को मेरे बताने से पहले ही सच पता चल गया, वो भी इस तरह। अंजलि ने सोचते हुए समीर को देखा, जो अपनी शर्ट की स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड कर रहा था। अंजलि की नज़रें समीर के हाथ पर थी। वो समझती थी समीर के स्लीव्स फोल्ड करने का मतलब उसके शरीर पर ये निशान यूं ही तो नहीं आए थे ना। तो क्या एक बार फिर मुझे वो निशान मिलेंगे? एक बार फिर मेरी नियति उस दर्द को दोहराने वाली है। तभी अंजलि के कानों में नित्या के शब्द गूंजने लगे। अगर समीर फिर से पहले जैसे हो गया तो समीर का अपनी ओर बढ़ता हर कदम अंजलि के शरीर पर पड़े निशान की यादों को हरा कर रहा था। अब उसे अपने शरीर के हर निशान में दर्द उठता सा महसूस होने लगा था। अंजलि का शरीर कांपने लगा था। समीर की नज़रें जो अंजलि पर थी, अंजलि को उन नज़रों से अपना शरीर जलता सा महसूस होने लगा था। अंजलि ना भागने की कोशिश कर रही थी, ना बचने की। वो तो बस खड़े होकर एक बार फिर समीर को बदलते देख रही थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।